तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एसिडिक कैरेक्टर में थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। तो कह रहा है कि डायरेक्ट अटैचमेंट अगर रहेगा फिनाइल या विनाइल को, अगर फिनाइल या विनाइल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देता है, जबकि घटाना चाहिए, है ना। यही ना फिनाइल, ये देखो ये क्या हुआ, फिनाइल ग्रुप, ये हुआ फिनाइल ग्रुप, ये हुआ फिनाइल ग्रुप, और ये जो हुआ ये हमारा हुआ विनाइल ग्रुप। ठीक है, बता चुके हैं विनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं। फंक्शनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड होता है तो विनाइल होता है। तो फंक्शनल कार्बन ये है, उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ये विनाइल हो गया यहाँ पर। और अगर वही विनाइल वाला सिम्टम अगर बेंजीन रिंग के साथ नज़र आए तो उसको फिनाइल बोलते हैं। यहाँ इस कार्बन पर एक फंक्शनल कार्बन है, उसका नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ये भी विनाइल के जैसा ही है, लेकिन ये चूंकि बेंजीन रिंग है तो विनाइल नहीं करके हम इसको फिनाइल बोलते हैं। फंक्शनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम फिनाइल बोल रहे हैं क्योंकि ये बेंजीन रिंग है। यहाँ भी फंक्शनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग विनाइल बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कि फिनाइल और ये जो विनाइल और फिनाइल रिंग है, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है प्रैक्टिकली इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इसमें तो रेजोनेंस का चांस है, तो रेजोनेंस के चलते तो इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ घटना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन डिक्रीज नहीं होता है, बढ़ जाता है। देखो इसे हम रेजोनेंस हम यहाँ दिखाए हुए हैं, तो ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको इधर ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ जब खींचेगा तो पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, तो ये फिर वापस यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये दोनों रेजोनेंस है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है विनाइल ग्रुप जुड़ने से। तो एक्चुअली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहा है, रेजोनेंस के चलते क्या हो रहा है कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो कार्बन पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका जो है हाइड्रोजन आयन का होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन डिफ़िकल्टी से रिलीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसका घटना चाहिए। यहाँ भी उसी तरह का प्रॉब्लम है कि कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के चलते यहाँ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम तो दो ही दिखाए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप, और भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका लिखाएगा। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसमें 4 हो जाता है, इसमें 2 है। ठीक है, तो रेजोनेंस में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो कार्बन है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। तो यानी फिनाइल और विनाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। फिनाइल और विनाइल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर बढ़ जा रहा है। कौन सा कार्बन पर, इस फंक्शनल कार्बन पर, इस फंक्शनल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब फंक्शनल कार्बन पर बढ़ेगा तो उसको H+ आयन का होल्डिंग कैपेसिटी, पकड़ के रखने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो H+ डोनेट करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो वीक एसिड होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है, जब विनाइल रिंग और फिनाइल रिंग जुड़ जाता है किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस लगता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होना चाहिए, तो इंक्रीज कैसे हो गया, प्रैक्टिकली इंक्रीज हो रहा है, जबकि रेजोनेंस के चलते डिक्रीज होना चाहिए। ड्यू टू रेजोनेंस it appears that acidity should decrease
एसिडिटी शुड डिक्रीज, है ना, रेजोनेंस के चलते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है इसका उल्टा। इसका मतलब क्या हो गया कि रेजोनेंस इफेक्ट से दूसरा इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा कोई दूसरा इफेक्ट हो रहा है, तो वो रेजोनेंस के इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट कौन सा ऐसा फैक्टर आ गया जो रेजोनेंस इफेक्ट को ओवरकम कर गया, उसको सरपास कर गया, उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 1 2 3, हाँ देखो यहाँ एक छूट गया था, गलती हो गई थी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा ना, यहाँ तो है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर जो ये कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कार्बन अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जो कार्बन है उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बोक्सिलिक कार्बन से जो नेक्स्ट जो कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली वो कौन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो रेजोनेंस के चलते लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ पर है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है। रेजोनेंस के चलते लगता है कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन रेजोनेंस से भी ज़्यादा इफेक्ट हो गया किसका, इस कार्बन का जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर यहाँ पर प्रीडोमिनेट्स क्या, रेजोनेंस के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर जो इस कार्बन का है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो डोमिनेट कर गया रेजोनेंस के ऊपर। ठीक है, और जिसके चलते इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया। तो ये जो विनाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में यहाँ पर काम करने लगा। रेजोनेंस के चलते लगता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा, लेकिन चूंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अपने तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींचेगा तो जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब घट जाएगा कार्बोक्सिलिक कार्बन का तो H+ आयन आसानी से रिलीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा कि नहीं, है ना। तो रेजोनेंस के चलते लगता है कि ये जो विनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, लेकिन चूंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, विनाइल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करने लगा विनाइल ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम नहीं किया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम किया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जब ये काम करेगा विनाइल रिंग, विनाइल ग्रुप, तो क्या करेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगा। वही चीज़ इसमें भी हो रहा है, फिनाइल रिंग है ना, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो उसी के तरह ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो रेजोनेंस के चलते लगता है कि यहाँ भी ये जो फिनाइल रिंग है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के चलते ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करवा देता है, जिसके कारण
ये बेटर एसिड बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि देखने में रेजोनेंस के चलते लगता है कि ये दोनों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो जो है घट जाना चाहिए रेजोनेंस के चलते, लेकिन रेजोनेंस के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर प्रीडोमिनेट करता है और जिसके कारण जो है ये इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है। तो डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो इस बात को ज़रा ध्यान में रखना है। ओके, बट increases due to the presence of highly electronegative sp2 hybridized कार्बन। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा फाइनल इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अब हम लोग जो है एसिड स्ट्रेंथ देख रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में। ये हमारा बेंजोइक एसिड हुआ, ये हुआ बेंजोइक एसिड, ये हो गया पैराटोलुइक एसिड, टोलुइक एसिड। ठीक है, और दूसरा हो गया पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये जो हम लोग जो फर्स्ट फैक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे क्लोरीन है, नाइट्रो ग्रुप है, इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि मिथाइल हुआ, मिथाइल ग्रुप हुआ, अमाइन ग्रुप हुआ, ये सब क्या करेगा जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों। तो अब देखो यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड में पैरा पोजीशन पर हम लोग दे दिए हैं मिथाइल ग्रुप। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक, ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा इस कार्बन का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन पर बढ़ा देगा, कार्बोक्सिलिक कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो H+ को रिलीज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कार्बन के ऊपर उतना ज़्यादा वो H+ को होल्ड करके रखेगा। तो इसीलिए क्या हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या किया, बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया। इसका नाम है पैराटोलुइक एसिड। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसी बेंजोइक एसिड में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप दे दिए। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से दूर भाग रहा है। अब कार्बोक्सिलिक कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भाग रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर कार्बोक्सिलिक कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली जो है H+ को होल्ड रखने का कैपेसिटी उसका कम हो जाएगा। तो H+ आसानी से इसके कंपैरिजन में ये आसानी से रिलीज करेगा, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। ठीक है, तो ये हुआ कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे जो है सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वैरी करता है, किसके आने से बढ़ता है, किसके आने से घटता है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस जो है आपको पढ़ लेना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि
जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो कहाँ पर है, ऑर्थो पर है कि मेटा पर है या पैरा पर है। उसके पोजीशन पर भी डिपेंड करता है कि कौन एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा, कम देगा, डिक्रीज़ करेगा, तो कौन ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा। ऑर्थो मेटा पैरा तीनों का तीनों अलग अलग पोजीशन पर भी वेरिएशन अलग अलग होता है। तो अभी जो हम लोग एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हाँ, डिक्रीज़ करने वाला एग्जांपल नहीं लिया, इंक्रीज़ करने वाला। तो इंक्रीज़ करने वाला जो ग्रुप होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देंगे तो इलेक्ट्रॉन ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लिए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, जो इलेक्ट्रॉन जो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब ध्यान से देखिए, ये है बेंजोइक एसिड और बाकी सब है नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये सारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। ये हुआ मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये हुआ पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और ये हुआ ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो सब जो है हम लोग बेंजोइक एसिड के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो बेंजोइक एसिड है, फिर मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, फिर ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। तो ध्यान से देखिए कि बेंजोइक एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पर दे रहे हैं और फिर ऑर्थो ये जो है पैरा पर दे रहे हैं, तो जो इसका इफेक्ट है वो ज़्यादा पैरा पर होता है, मेटा पर कम होता है, और मेटा से भी पैरा से भी ज़्यादा ऑर्थो पर होता है। अब इसका रीज़न क्या है, तो बहुत बार रेजोनेंस बता चुके हैं, बेंजीन रिंग का हम रेजोनेंस लिख चुके हैं। तो उस रेजोनेंस में देखे हुए कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप करता है। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर है यहाँ पर, अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज करता है। तो वहाँ से क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। यानी ज़्यादा वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर पाएगा, क्योंकि जब ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर जो है ये दोनों ऑर्थो है और ये पैरा है, ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा हुआ, ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और अपने तरफ खींचेगा, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन से दूर भागेगा उसको और सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसको और सपोर्ट करेगा। इसीलिए क्या करेगा कि उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पर हम किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देते हैं तो मेटा पोजीशन पर ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना आ रहा है और ना ही वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है। इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर देते भी हैं तो उसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंजेज आ नहीं रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई घट रहा है ना बढ़ रहा है, ऐसा कुछ फिनोमेनन हो नहीं रहा है। तो किस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा है ही नहीं, जो है वहाँ पहले से मौजूद उसी को थोड़ा सा खींचेगा। तो उसके चलते थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं भी लगेगा तो थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा ही, तो मेटा पर भी जाएगा तो हल्का फुल्का खींचेगा, तो थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मेटा नाइट्रोबेंजीन का थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड से बढ़ गया। लेकिन जब इसी नाइट्रो ग्रुप को हम पैरा पर देते हैं तो मेटा पर जितना आया था एसिडिक स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा पैरा पर हो गया, क्योंकि पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होता है जिसको ये सपोर्ट करेगा विड्रॉ होने में, इसीलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो गया।
ठीक है, उससे भी ज़्यादा ऑर्थो है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर भी डेवलप होता है और पैरा पर भी डेवलप होता है। तो ऑर्थो एंड पैरा पर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर देगा इस कार्बन पर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगा। लेकिन अब ऑर्थो एंड पैरा में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर दूर में है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बगल में ही है, नज़दीक में है, नेक्स्ट कार्बन पर ही है। और यहाँ पर क्या हुआ, चौथा कार्बन पर है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पर फोर्थ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जितना नज़दीक रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, उतना ज़्यादा वो जो है इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का इफेक्ट, ठीक है ना। इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पर होगा, ठीक है, ओके। तो इसीलिए ये जो एसिडिक ऑर्डर बताया गया है, क्लियर।